नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के मन में मुसलमानों को लेकर क्या चल रहा है? काफी वक्त से यह सवाल उठ रहा है। एक पक्ष आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति थी वो शायद बदल चुकी है, वो मुसलमानों को खुश करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ आरोप ये लगाए जाते हैं कि मोहन भागवत भी मुसलमानों को, एससी, एसटी, ओबीसी को खुश करने के लिए उनके पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत मुसलमानों को लेकर अपनी चीजें बदल रहे हैं? क्या उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए नीतियों में बदलाव किया जा रहा है? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया जिसकी वजह से लोग उन पर ही सवाल उठाने लग गए? वो दर्शकों को सुनवा देते। रोटी बेटी व्यवहार का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जब इसको करने जाते तो रोटी व्यवहार तो आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहे हैं। वो मन से होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। समझदारी ठीक करनी पड़ेगी। बेटी व्यवहार थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसमें केवल सामाजिक समरसता का विचार नहीं, दो परिवारों के मिलन का भी विचार है, वर वधू के भी मैचिंग का विचार है। ये सब देख के हम उसका समर्थन करते हैं। अब मुस्लिम ईसाई लोगों को कैसे समझाना, आप समझाने के झंझट में पहले मत पड़िए। दोस्ती हो जाने दीजिए, आपका विश्वास उन पर, उनका विश्वास आप पर। ऐसा होने के बाद आप समझाएंगे। पहले समझ लो ईसाइयत क्या है। ईसाइयत और इस्लाम दोनों में जो शाश्वत है और जो बाद में जुड़ गया है वो सुसंगत नहीं है। इसलिए इस्लाम कहते हैं कि शांति का है, परंतु शांति तो कहीं दिखती नहीं, क्योंकि सब दुनिया के सब रिलीजन्स के पीछे एक स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। वो आध्यात्मिकता से जब रिलीजन दूर जाता है तो फिर वो नाश का कारण बन जाता है, विकृत बन जाता है, डोमिनेटिंग बन जाता है, एग्रेसिव बन जाता है। जब अध्यात्म पर अधिष्ठित है रिलीजन तो वो चित्तशुद्धि करता है, भगवान की ओर ले जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो स्वरूप दिख रहा है ईसाइयत और इस्लाम का, वो पैगंबर साहब का इस्लाम या ईसा मसीह की ईसाइयत नहीं है। उसमें जो राजनीति जुड़ गई तुरंत बाद में, रोम के सम्राट पहले पोप बने और इधर खलीफा की गद्दी को लेकर झगड़े शुरू हुए। उसके बाद जो आया है वो पॉलिटिक्स है ज्यादा, वो प्रभाव वर्चस्ववाद है। तो इस जंजाल से निकलकर सच्चे इस्लाम को, सच्ची ईसाईयत को समझो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो तो मत तो पथ। पहले आप ये समझो, दोस्ती करो, उसके बाद उनको बताओ कि भाई धर्म सबका एक है, मानव धर्म है, वो सनातन है और आजकल उसी को हिंदू धर्म कहते हैं। तो बदलना कुछ नहीं है, सच्चे धर्म पर आना है। इस्लाम छोड़ने की, ईसाइयत छोड़ने की जरूरत नहीं, सच्चे ईसाइयत इस्लाम पर आओ। वो तुम करोगे तो ये सब झंझट चली जाएगी तुम्हारे मन से। लेकिन ये दोस्ताने के बाद ही बता सकते। तो पहले आप दोस्ती करो, दोस्ती के लायक उनको बनने दो, हम बने, बाद में ये बात हो सकती है। और पहले पहले बात मानना दुनिया में रिवाज है। पंकज जी, इस्लाम को लेकर मोहन भागवत ने जो बयान दिया, अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि वो तो मुसलमानों के पक्षकार हो गए, मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आखिर मायने क्या है इस बयान के? क्यों इतना बवाल इस बयान को लेकर उठ गया है? नहीं, दोनों तरफ को लेके सवाल उठ रहे हैं। एक जाति को लेके उन्होंने कहा कि बातचीत तो करते हैं कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, या सारे सनातनी एक हैं, लेकिन रोटी का व्यवहार आसान है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग मजबूरी में कर भी रहे हैं, लेकिन कभी किसी दलित के यहाँ चले जाना, दलित के यहाँ जाके खाना खा लेना, या फिर साथ में बैठ के एक ही प्याली के साथ चाय पी लेना, वो आसान है। लेकिन बेटी का व्यवहार मुश्किल है। तो दिल से मानना होगा तब ये होगा। दिखावे के लिए जब कोई कुछ करेगा तो नहीं होगा।
उसी तरह मुसलमानों के साथ भी है। बहुत सारे लोग ये जाके समझाने चले जाते हैं सीधे, या फिर बताने चले जाते हैं, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपका व्यवहार ही आपकी समझाइश है। अगर शबनम या पंकज प्रसून अच्छा आदमी है तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है किसी को। सही बात। वो हम दोनों के कंडक्ट में दिख जाएगा, तब सामने वाला अपने आप आ जाएगा अपने पास। तो सबसे बड़ी बात है कि मानव धर्म, अच्छे इंसान, और मुझे ऐसा विश्वास है हमेशा से, और मैं मोहन भागवत जी की विद्वता का कायल भी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्चा मुसलमान है वो या सच्चा हिंदू है, उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता। राजनीतिक मुसलमान या राजनीतिक हिंदू के बीच हमेशा झगड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ना। यही बात वो बताने की कोशिश करें। अब दोनों तरफ के लोग इनको गालियां दे रहे हैं। कल ही मैं एक यति नरसिम्हानंद का सुन रहा था, वो योगी जी के बारे में क्या खराब खराब बात बोल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या खराब खराब बात बोल रहे हैं। दे आर नॉट रियल हिंदूज। हिंदू वो है ही नहीं, वो तो पॉलिटिकल हिंदू हैं। उनको लगता है कि भगवा वस्त्र पहनकर, हाथों में तलवार लेकर और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तभी वो हिंदू कहे जाएंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को यह लगता होगा कि जब तक मैं वो दाढ़ी रखकर या छोटा पैजामा पहनकर जब तक अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाऊंगा तब तक मैं मुसलमान कहा ही नहीं जाऊंगा। समस्या यहां पे है, क्योंकि धर्म तो नफरत सिखाता ही नहीं है ना, चाहे कोई भी धर्म। नहीं सिखाया नहीं सिखाया। स्पिरिचुअलिटी की जो बात की ना, मंथन अपने आप में ही इंसान सबसे ज्यादा बात करता है। कोई भी इंसान, सबसे पहले आप स्वयं से पूछिए कि क्या आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। जवाब सबसे पहले आपके अंदर मिलेगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और जब हर इंसान अपने अंदर यह जवाब ढूंढने लगेगा ना कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सही काम है या गलत काम, तो आधी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गालियां पड़ रही है दोनों तरफ से कि ये तो अब बुढ़ा हो गया तो अब इसको रिटायर कर देना चाहिए। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी अब वे पहले वाली बात नहीं रही तो अब योगी जी को लाना चाहिए, तो ये करना चाहिए। होता है ये हिंदू पक्ष की ओर से। सही कहा आपने। मोहन भागवत जी पर तो सवाल उठाए ही जा रहे, लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है इस बयान को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठाए जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तो SC ST OBC के पक्ष में उनको खुश करने में ज्यादा जुट गए हैं, तो मुसलमानों को अपने पाले में लाने में जुट गए हैं। जो उनके बयान हैं उनको लेकर उन पर तंज कसा जा रहा है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सुनवा देते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों उन्हें घेरा जा रहा है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्जवल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं, क्योंकि कल पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, क्या गलत कहा? यही तो कहा कि हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और देश आगे तरक्की करना चाहिए। तो इसमें क्यों उन्हें अलग नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए शबनम, जिसको राष्ट्र निर्माण करना है या जिसको आगे बढ़ाना है, जिसको मां भारती को परम वैभव के शिखर पे पहुंचाना है, जिसका मिशन यह है कि 2047 तक हम देश को विकसित बनाएंगे, वो इस तरह का भेदभाव कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्पष्ट विजन है कि जो गरीब हैं उनको सशक्त बनाओ। अगर 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं तो वो वापस नहीं जाएं, वापस फिर से गरीबी रेखा में नहीं जाए। उनको इसलिए मदद करने की जरूरत है। जो रह गए हैं, पीछे छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाओ। और एक क्रॉस कास्ट, एक क्रॉस क्रीड, रिलीजन, क्षेत्र, इस सबसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब भारत को मजबूत बनाना है तो हर इंसान सशक्त बनेगा, तभी तो मजबूत बनेगा। जाहिर सी बात है। आप जरा कभी सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं कि सिर्फ एक कोई कम्युनिटी या फिर सिर्फ सवर्ण, मान लिया कि मैं उदाहरण कर, सवर्ण सिर्फ मजबूत हो जाएंगे तो देश मजबूत हो जाएगा? नहीं ना, नहीं होगा।
अगर सिर्फ मान लिया कि किसी ओबीसी की कोई एक जाति हो जाए या फिर दलितों की कोई ये हो जाए तो देश मजबूत नहीं होगा। हमें तो 140 करोड़ लोगों को सशक्त बनाना होगा, संपन्न बनाना होगा, उनके जीवन को बेहतर बनाना होगा। सबकी सोच कर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब ये काम कर रहे हैं, जब ये कहते हैं कि मेरी योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, जब ये कहते हैं कि मैंने 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, तो सबने ये पूछा कि उसमें दलित कितने थे और ओबीसी कितने थे और सवर्ण कितने थे और मुसलमान कितने थे, जरा बता दीजिए। एक जो देश चलाने वाला तो वो इस तरह से नहीं सोचता। और इन्होंने कहा कि अच्छा, मोदी जी ने क्या कहा कि मैं तो नहीं रहूंगा 2047 तक, कितना दिन मैं वहां नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे किए गए काम रहेंगे और देश रहेगा। क्रिटिसाइज कर लो मोदी को कि ब्राह्मण विरोधी हो गया है, तो सवर्ण विरोधी हो गया है, तो मुसलमान विरोधी हो गया है, तो कुछ कहते हैं कि ये दलित विरोधी है, ये आरएसएस की पैदाइश है, तो कोई कहता है ओबीसी, कहते रहो। लेकिन वो व्यक्ति खुद को खपा रहा है बयान में कि उसमें मुसलमानों के लिए पर्टिकुलर कुछ कहा गया हो, एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ कहा गया हो, तो सबके पक्ष को लेकर सोच रहे हैं, सब पूरे देश को लेकर सोच रहे हैं। देखिए, मुझे एक चीज याद आती है कि एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधन दे रहे थे, 15 अगस्त तक था। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल तक इस देश के लोग जात पात, धर्म आदि, क्षेत्रवाद, भाषा के नाम पे लड़ना बंद कर देना तो मैं इस भारत को नंबर 1 बना दूं। सही बात। लेकिन ये बात मानता कौन है फिर? और दोनों तरफ के लोग नहीं मानते। उनके भी लोग, मतलब उनके जो सो कॉल्ड तथाकथित उनके लोग हैं, वो भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार तो पीड़ा में इन्होंने भरे मंच से कह दिया था कि ये जो गौ रक्षक है ना, इनको देख के इतनी अंदर से दुख पहुंचता है, अरे गौ पालक बनो, गौ सेवक बनो। अगर कोई बूढ़ी गाय है तो उसकी सेवा कर लो। सही बात है। गौरक्षा के नाम पर बवाल करना, मारपीट करना, परेशान करना, हर तरफ के लोग, दोनों तरफ के जो निगेटिव लोग हैं। देखिए, एक चीज हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि भारत अच्छा करेगा तो हम सब अच्छा करेंगे, हम सबकी जिंदगी बेहतर होगी। और मैं हमेशा कई बार आपके साथ भी कह चुका हूं, हिंदुस्तान से बेहतर मुसलमान कहीं नहीं, हिंदुस्तान से बेहतर हिंदू कहीं नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले ईसाइयों से बेहतर ईसाई कोई नहीं। और हमें यह गर्व होना चाहिए कि हम इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, यहीं पे मर जाना है, हम हिंदुस्तान और इसी का कर्ज उतारना है। हमें क्या मतलब कि फिलिस्तीन क्या हो रहा है, इजराइल क्या हो रहा है, या फिर अमेरिका लड़ रहा है। अपना देश को नुकसान नहीं करना है, बस अपने समाज को नुकसान नहीं पहुंचाना। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। जी, एक चीज, आखिरी बात, एक नीरजा चौधरी है, वरिष्ठ पत्रकार, कल मैं उनकी एक बात सुन रहा था, किसी इंटरव्यू में वो बता रही थी कि मोदी हो या भागवत हो या फिर कोई भी नेता, एक बात उसकी समझ में आ गई है कि 20 करोड़ की आबादी को नेग्लेक्ट करके आप सशक्त देश नहीं बना सकते। या फिर आप किसी एक तबके को, मान लिया कि क्रिश्चियन को ही या फिर सिखों को ही या फिर किसी को भी, अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो वो विनाश का कारण कभी ना कभी बन सकता है। उसी भाव से ये काम कर रहे हैं कि हम तो भाई किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर, नैरेटिव है वो रहेगा हमेशा से। 20 तरह के तर्क भी होंगे, मुसलमानों के बीच भी ये तर्क होगा कि ये बहुत खराब आदमी है, हिंदुओं के बीच भी तर्क होगा कि ये बुढ़ा गया है, अब ये लिबरल हो गया है तो इसको नोबेल प्राइज लेना है तो इसलिए ये काम कर रहा है। मोहन भागवत जी के बारे में भी मैं लगातार सुन रहा हूं। लेकिन घर का गार्जियन जो होता है ना, वो घर के सदस्यों से हमेशा ताने सुनकर भी कोशिश ये करता है कि घर अच्छे से फलता फूलता रहे, सब खाएं, सब आगे बढ़े। यही है भाव है बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के मन में मुसलमानों को लेकर, एससी एसटी ओबीसी को लेकर क्या चल रहा है। सिर्फ देश की अच्छाई के लिए लेकर चल रहा है, ना कि जात पात को लेकर, धर्म को लेकर चल रहा है। क्योंकि धर्म में देश विवाद में खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है नुकसान देश का होगा, और देश का नुकसान होगा तो फिर आपको भी नुकसान होगा। और इसी नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं और मोहन भागवत का बयान उसी ओर इशारा भी कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और चलिए जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान आपको सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। और साथियों, सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी
2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, किसने देखा? हम रहे या न रहे उससे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए ये सोच है, और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, ये कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं। साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, काला पानी की सजाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाए, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है।